नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। 22 दिन पूरे हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध के, मतलब तकरीबन 530 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन रूसी विमानों की गर्जना अभी भी नहीं थमी। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में इमारतें जमींदोज होती हुई, कीव के किलेबंदी में रूसी फौज ने अपनी पूरी जी जान लगा रखी है, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिल पा रही। कामयाबी कब तक मिलेगी ये ठीक ठाक कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने भी कीव को घेरा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, तो वहीं जेलेंस्की अपनी जिद पर। यूक्रेन के हित में जेलेंस्की ने कई बार रूस से युद्ध रोकने और बातचीत करने की भी अपील की, लेकिन अब तक कोई सुलह का रास्ता नजर नहीं आ रहा। रूस की सेनाएं जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरसा रही है। यूक्रेन के शहरों में धमाके और गोलीबारी की आवाज सुनने को मिल रही है और ये लगातार जारी है। बुधवार को चेर्निहाइव में रूस की एयर स्ट्राइक और गोलाबारी में 53 नागरिकों की मौत हो गई। मारियोपोल में बुधवार को एक थिएटर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, उड़ा दिया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी। और अन्य शहरों पर भी लगातार बमबारी हो रही है। हालांकि दोनों पक्षों ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के प्रयासों को लेकर आशावादी रुख दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा, कब थमेगी ये जंग। आज इसी सवाल की करेंगे खोज, ढूंढेंगे इसका जवाब तमाम खास मेहमानों के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि कब थमेगा यूक्रेन और रूस के बीच जारी ये युद्ध, ये जंग कब थमेगी, कब इसका होगा अंत। सबसे बड़ा सवाल। गिरती मिसाइलें, मरते लोग, आखिरकार कब तक, कब लग पाएगी इस पर रोक। रूस के आगे क्यों बेबस है सुपर पावर अमेरिका भी। रूसी मिसाइल के आगे प्रतिबंधों के बम कितने हो रहे हैं असरदार, ये कितने होंगे असरदार। बेघर होते लोग, बिलखते मासूमों के दर्द पर मरहम आखिर कब और कैसे लग पाएगा। क्या यूक्रेन की ताकत को समझने में गलती कर बैठे पुतिन को अंदाजा नहीं था कि इतने दिनों तक ये युद्ध खिंच जाएगा। हल्के में ले लिया यूक्रेन को। क्या जेलेंस्की के हौसले के आगे पुतिन की सेना हो गई है अब बेदम। क्या यूरोप झेल पाएगा सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। आज यही कुछ सवाल महत्वपूर्ण जो खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब आज हम खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुका है। जल्दी से मैं पैनल का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है माथुर जी आपका। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ उपस्थित है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल संजीव श्रीवास्तव जी आप ही के साथ। इन 22 दिनों के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये युद्ध, कहां खड़ा है ये विश्व। क्या लग रहा है सर, इन 22 दिनों का क्या निचोड़ होता हुआ, या ये युद्ध आगे किस दिशा में आगे जाता हुआ। साथ ही सबसे आज जो मैं पूछने वाली हूं मूल प्रश्न वो ये कि क्या इस युद्ध का कुछ अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है, या अभी ये दूर की कौड़ी है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होने जा रहा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यदि ऐसा लगता है, यदि उनकी ऐसी मंशा है कि वो यूक्रेन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे और राजधानी कीव पर अपनी पसंद की सरकार इंस्टॉल करेंगे और मॉस्को से बैठ करके आराम से वहां से पूरे यूक्रेन पर शासन करेंगे, तो ये उनकी मंशा पूरी नहीं होने जा रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। यूक्रेन की जो सेनाएं हैं, यूक्रेन के आम लोग हैं, वो फियर्स रेसिस्टेंस कर रहे हैं। वो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और आपने ये देखा कि चूंकि ये जो पूरा युद्ध है, ये अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज की अपनी क्रेडिबिलिटी का भी प्रश्न बन गया है। विशेष रूप से अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का प्रश्न बन गया है। इसलिए अमेरिका इस पूरे युद्ध में यूक्रेन की जो सेनाएं हैं, यूक्रेन के जो आम लोग हैं, उनको लगातार अपना समर्थन दिया। अभी आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने बजट माध्यम से $30 बिलियन से भी ज्यादा की राशि यूक्रेन को वो देने जा रहे हैं, जिसमें मिलिट्री एड भी शामिल है, ह्यूमैनिटेरियन एड भी शामिल है। और इसी तरीके के पैकेजेस यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी दिए जा सकते हैं, ब्रिटेन के द्वारा भी दिए जा सकता है। अन्य जो अमेरिका के जो एलाइड पार्टनर्स हैं, वो रशिया के विरुद्ध तो सैंक्शंस लगाएंगे ही, वो पूरे यूक्रेन की मदद के लिए अनेक इस तरीके की घोषणाएं कर सकते हैं।
तो यूक्रेन के पीछे जो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के जो एलाइज और जो पार्टनर्स हैं, जो कि इस यूक्रेन के युद्ध में रशिया को एक एग्रेसर मानते हैं, वो उनका सपोर्ट जारी रहेगा। ऐसे में यूक्रेन की शक्ति लगातार उनकी बनी रहेगी और यूक्रेन ये लड़ाई लड़ेगा और ये लड़ाई लंबे समय तक जारी रह सकती है। आगे चल के ये इंसर्जेंसी के भी हालात वहां बन सकते हैं और रशिया को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऑलरेडी आपने देखा कि रशिया की इकोनॉमी इससे सीवियरली हिट हुई है। रशिया मीडियम शॉर्ट टर्म में तो ये संभव है कि वो झेल ले, कुछ दिनों तक इस इकोनॉमिक सैंक्शंस की जो मार है उसको वो झेल ले, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रशिया को इसके भारी कीमत, इसके सीवियर इम्प्लीकेशंस होंगे और रशिया की इकोनॉमी इसको सस्टेन नहीं कर सकती। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने सिर्फ एक रास्ता है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएं, बातचीत करें, इमीडिएट सीज फायर का अनाउंसमेंट करें, अपनी फोर्सेस जो एडवांस कर रही हैं उन्हें हाल्ट करें, उन्हें विड्रॉ करने के बारे में विचार करें और नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। यही बात भारत लगातार कह रहा है। भारत के यदि आप स्टैंड देखिए तो शुरू से यही रहा है कि नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसमें कोई विजेता नहीं होने जा रहा है। रशिया अपना डोमिनेंस यूक्रेन पर स्थापित करके चैन से नहीं रह सकता, ये बात स्पष्ट है। रशिया के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है बजाय इसके कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए और जो भी उसके सिक्योरिटी डिलेमास हैं, जो भी उसके कंसर्न्स हैं, वो बातचीत के माध्यम से हल करें। और चूंकि रशिया ने इसको नेटो के एक्सपेंशन से जोड़ दिया है, इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। और दूसरा ये भी मैं कहूंगा कि चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का भी प्रश्न है, पूरे विश्व का जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो भी खतरे में आ गया है, उसे भी चैलेंज किया गया है इसके माध्यम से। तो एक गलत उदाहरण न प्रस्तुत होने पाए, इस बात को लेकर के भी अमेरिका और विश्व के जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो चिंतित होंगे कि ऐसे ही अगर उदाहरण प्रस्तुत हो गए और रशिया को यूक्रेन में अगर सफलता मिल गई जैसे कि उसके मंसूबे हैं, तो ऐसे में चाइना भी इसका एक सहारा लेकर के ताइवान के विरुद्ध इसी तरीके का कोई सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ताइवान के विरुद्ध कर सकता है, या जहां कहीं भी चाइना के जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वहां पर ऐसी हरकतें कर सकता है। तो ये जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता की बात है और इसी वजह से ये सिचुएशन तब तक रिजॉल्व नहीं होगी जब तक रशिया नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आता। और उसके पहले ये शर्त ये है कि रशिया पहले इमीडिएट सीज फायर करे और इमीडिएट अपनी जो जाहिर सी बात है विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात, क्योंकि लोगों की लगातार जान जाती जा रही है और दोनों तरफ से। फिलहाल हमारे साथ है अनुज माथुर साहब भी जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, बार बार जिस बात का जिक्र होता है वो ये कि भाई एक ही रास्ता है और वह है बातचीत, लेकिन युद्ध के 22 दिनों के बाद क्या आपको ऐसी कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है सर? देखिए ऐसा है, मैं उनसे पार्शियली सहमत हूं। मैं आपको बताऊंगा पार्शियली क्यों। सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर, और प्रश्न का उत्तर यह है शिल्पा कि बातचीत ही एकमात्र जरिया है और ये बातचीत के 4 दौर हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बातचीत के माध्यम से इसको हम सुलझा लेंगे। अगर ये, मैं ध्यान से सुनना शिल्पा, अगर अमेरिका और ब्रिटेन ये अपने पागलपन जो कर रहे हैं वो लोग उससे बाज आए। क्योंकि आप देखिए कि ये जो पहले भी मैंने आपके चैनल पे बताया था, 3 फ्रंट पे लड़ाई हो रही है और रूस के जेन्युइन कंसर्न्स हैं। ये आप देखिए कि रूस ने कुछ नहीं कहा अमेरिका को या नाटो को जब तक उन्होंने 14 देश वार्सो पैक्ट के अपने आप नाटो में शामिल कर लिए। लेकिन जब बिल्कुल हद हो गई कि जब आपने कहा 2014 में कि बुखारेस्ट में कि जॉर्जिया और इनको भी लेंगे, तो आप रूस के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि ये अभी कहा सर ने बोला कि जिम्मेदार देश जैसे कि अमेरिका तो कभी जिम्मेदार नहीं था। उसने कोई जिम्मेदारी वियतनाम में नहीं दिखाई, उसने कोई जिम्मेदारी कोरिया में नहीं। क्या बोलिए सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये तमाम ये तमाम चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमको जो ये लग रहा है, पहले भी मैंने कहा था कि रूस जो है वो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ये हमें लग रहा है कि रूस ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। मैं आपको बता सकता हूं उसको टैक्टिकल रिवर्सेस जरूर हुए हैं कई ग्राउंड पे, यहां थोड़ा नुकसान, वहां थोड़ा नुकसान, वहां थोड़ा नुकसान, लेकिन पूरा प्लान रूस का बिल्कुल क्लियर और साफ है। उनके उद्देश्य मुद्दे बिल्कुल क्लियर और साफ हैं। आप देखिए तो 2014 में
40 दिन लगाए थे उन्होंने क्रिमिया का एनेक्सेशन करने में। और उसमें भी एक जो सबसे बड़ी बात आप देखेंगी वो ये है कि सेवास्टोपोल के ऊपर उन्होंने कतई नुकसान नहीं पहुंचाया, कम से कम नुकसान पहुंचाया। वजह ये थी कि वो उसको उसी प्रकार से रखना चाहते थे। हाँ। और उसके जो एडवांटेजेस हैं, सेवास्टोपोल जो सबसे बड़ा शहर, तो वही ये कीव के साथ कर रहे हैं। कीव पे अगर वो चाहते तो जैसे उन्होंने मारियोपोल में किया है या खार्किव में किया है, वो उसको कीव में करने में कोई परेशानी थोड़ी है। उसको वो हरकत करने के लिए रूस को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रूस के पास ऐसे हथियार हैं कि जो मीलों दूर बैठ करके और किसी भी चीज को तहस नहस कर सकते हैं। हमें रूस की शक्ति को कम आंकने की गलती नहीं करनी पड़ेगी। आपको मैं बता रहा हूं, इस युद्ध का अंत तभी होगा जब रूस को नहीं, ये एक मिनट में, ये आप ये तो समझा रहा हूं कि ये अमेरिका भी चाह रहा है कि युद्ध लंबा खींचे। उन्होंने, मैंने पहले भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रिंग मास्टर इस पूरे खेल का अमेरिका है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इसको यूक्रेन को बढ़ावा चढ़ावा देते रहे और ये लड़ाई चलती रहे और उनका उल्लू सीधा होता रहे। तो ये अमेरिका की मंशा है मेरे हिसाब से। और मेरा ये मानना है कि जब तक रूस के अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स मिल नहीं जाते, ये लड़ाई समाप्त होने की गुंजाइश कम है। ये आपको बता दूं मैं कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उसने काफी हद तक पा लिए हैं। जितने भी आप हमले देख रहे हैं, जितने भी आप प्रोपेगेंडा देख रहे हैं वेस्ट का, वो तमाम जो उसने रूस जो कर रहा है, और बिल्कुल चुपचाप बिना प्रोपेगेंडा किए वो सारे मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहा है, सारे उनके मिलिट्री जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमला कर रहा है, मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमला कर रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग एरियाज के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये अपने उद्देश्य को चुपचाप बिना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में लगे हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूंगा कि वो काफी हद तक उन्होंने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पा लिए हैं। मेरा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जेलेंस्की को अपदस्थ करना। आप देखिएगा ये इतिहास जेलेंस्की को माफ नहीं करेगा। एक बड़ा बना बनाया जो देश था उसको बर्बाद करवा दिया। हजारों लोग इधर से उधर हो गए, हजारों लोग मर गए। हालांकि मैं उनसे एग्री करता हूं कि जब आप अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं तो किसी भी आक्रांता को, किसी भी हमलावर को उस पर कब्जा करने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन आप वजह देखिए, हाँ। अल्टीमेटली होगा वही, अल्टीमेटली उसको झुकना पड़ेगा। हाँ। तो वो आई थिंक ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और मैं ये बता रहा हूं कि जब तक रूस के ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं होते हैं, ये युद्ध थमने वाला नहीं है। ये युद्ध थमने वाला नहीं है। फिर कैसे थमेगा युद्ध? एक ही चतुर्वेदी साहब, आप इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं जो अनुज माथुर साहब कहते दिखाई दिए अभी? बोला बिल्कुल ठीक बोला है। ये लड़ाई में अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ये लड़ाई खत्म होने में। उनकी लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, और जिसको एक हिंदी में एक छोटी सी कहावत होती है कि पहाड़ों की लड़ाई में बाढ़ का चुरकन निकलता है। तो वो बाढ़ है यूक्रेन और यूक्रेन के लोग, और वो मारे जा रहे हैं। अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनके हथियार और ज्यादा बिक रहे हैं। 35 2% बढ़ा करके 2% अपना डिफेंस बजट करके जर्मनी खरीद रहा है। $6 बिलियन का सामान पोलैंड खरीद रहा है, और आराम से अमेरिका बैठा हुआ है इंतजार करने में। जो लड़ाई खत्म होगी तो उनकी कंस्ट्रक्शन एजेंसी आएंगी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो दोनों हाथों में लड्डू हैं उनके। तो वो एक अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता ये लड़ाई खत्म हो। इसमें एक चीज जो अनुज जी ने बहुत अच्छी बोली, नेटो का क्या ऑब्जेक्टिव, जो आप उसका सेक्शन 5 देखिएगा, बड़ा क्लियर है कि वो पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ था, अभी वो सक्सेसर स्टेट रशिया के खिलाफ है। तो जहां पहले 16 देश थे उसमें 14 और जुड़ गए, 23 आ गए। आप देखिए तीनों जो बाल्टिक रिपब्लिक से वो भी उस केस थे, तब तक वो चुप रहे। लेकिन यूक्रेन में आने का मतलब है मिसाइल डिप्लॉय होंगी, तो रशिया का जो अपने इंटरेस्ट हैं वो मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वो कॉम्प्रोमाइज होते दिखते हैं। तो इसलिए रशिया जब तक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर देगा। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैं आपको 2-3 पोर्टेंट दूंगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पोलैंड, एक मिनट प्लीज, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, वो तीनों के तीनों आए, वो ट्रेन से आए, और आराम से ट्रेन चल रही है। बिल्डिंगों में आग लगती है, हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं, पानी से वो जो है आग बुझाई जा रही है। सड़कों पे जो चल रहा है,
बिल्डिंग में से वो खड़े होकर के वो जेवलिन और स्ट्रिंजर मिसाइल से रशियन टैंक्स को तोड़ रहे हैं। तो ये चीजें जो चल रही हैं, तो इसका मतलब रशियंस जो हैं वो कीव को उतना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते कि जो वो चाहते हैं, लेकिन जो यूक्रेन कर रहा है वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है कि वो सिविलियन बिल्डिंग्स में जा रहे हैं। अगर वो जाएंगे तो उनको ये मालूम होना चाहिए। आपने अगर आप गौर करो जो उनकी रशिया की टैक्टिक्स रही है, उन्होंने साउथ से, नॉर्थ से और ईस्ट से पूरी तरह से उसको कब्जा कर लिया है। हॉस्टोमेल और जितने भी वहां पे हवाई पट्टियां हैं उससे नहीं आ सकते। एक ट्रेनिंग सेंटर को उन्होंने पोलैंड के बॉर्डर पे उड़ाया, लेविव में उड़ाया, जहां से हथियार इनके अंदर आ रहे थे। तो वो जो है ये जब तक उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, तो अनुज ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला कि तकरीबन पूरा हो गया, लेकिन जब तक पॉलिटिकल, क्या उनकी तीन ही तो मांग है, न्यूट्रल स्टेटस, नॉट ज्वाइनिंग नेटो और क्रीमिया को आप एक्सेप्ट करो, और ईस्ट में जो आपने जीनोसाइड किया है उससे आप बाज जाओ। पिछले 8 साल में 15,000 आदमी मरे हैं लुहांस और डोनेट्स में, जो डॉनबास में 15,000 से ज्यादा लोग मरे हैं। उनका कौन जवाबदेही देगा? तो इसमें ये लड़ाई में आप बहुत ज्यादा ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा से इम्प्रेस बिल्कुल मत हो। इसमें बहुत कुछ है जो हम लोगों को दिख नहीं रहा। हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अमेरिकन प्रोपेगेंडा से, ये मेरा मानना है। डेफिनेटली ये लड़ाई चलेगी, अभी ये लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। ठीक है, अभी ये लड़ाई चलने वाली है, खत्म नहीं होने वाली है। ऐसे में ये दुनिया किस तरफ फिर आगे बढ़ती हुई? विनोद दत्ता साहब, आप बताएं, तब तक हम कितना कुछ खो देंगे और फिर वो कैसे रिकवर हो पाएगा? हर लिहाज से मैं बात कर रही हूँ सर। देखिए, जितनी भी लड़ाइयाँ अगर आप देखें, अगर आप इतिहास में जाएं, तो आप ये देखेंगे कि डिस्ट्रक्शन इज ए पार्ट ऑफ द वॉरफेयर। आप ये देखिए, आप भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, इतना नुकसान हुआ। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ? जमीनें वापस दे दी गई। यहाँ भी देखिए, ज़ेलेंस्की साहब जिस तरह से लड़ रहे हैं, जनरल माथुर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस युद्ध का हल केवल वार्ताओं में है और बिना वार्ताओं के कुछ हो नहीं सकता। और नेगोशिएटिंग टेबल पे रूस और यूक्रेन दोनों आ चुके हैं। देखिए, रशिया का भी आप ये देखिए कि दिन पे दिन जो वॉरफेयर है वो कॉस्टली होता जा रहा है। आप ये देख लिए, एक जेवलिन मिसाइल है जिसकी कीमत है $80,000। एक अगर आप हवाई जहाज देते हैं तो 25 से 30 मिलियन डॉलर का खर्चा होता है। भाई, रूस के पास भी कोई इतनी अकूत दौलत नहीं है, रूस की इकोनॉमी भी कोई इतनी साउंड नहीं है, तो वो कब तक? और जैसा जनरल माथुर साहब ने कहा था कि भाई, या चतुर्वेदी साहब ने भी कहा था कि भाई, ये जो रूस का आकलन है, उसका जो एप्रिसिएशन था इस लड़ाई का, वो बिल्कुल इट वेंट टॉपसी टर्वी। तो वो भी अब देख रहा है। देखिए, रही बात ज़ेलेंस्की साहब की नेतृत्व की, देखिए ज़ेलेंस्की साहब कोई डिक्टेटर तो है नहीं। अगर लोगों का उनको समर्थन नहीं है तो लोग ही उनके खिलाफ सड़कों पे उतर आते। तो ज़ेलेंस्की साहब को वहां के जो लोग हैं उनका समर्थन प्राप्त है और वो इस तरह की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है। लेकिन सर, लोग ऐसे सिचुएशन में कैसे सड़कों पर उतरे? वो तो खुद अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में छिपे हुए हैं। कैसे वो प्रदर्शन करने के बारे में सोचे? देखिए, आप ऐसा है कि करीब 10 से 15 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। तो बाकी लोग तो विरोध कर सकते हैं। विरोध केवल कीव या मारियोपोल या वहां से थोड़ा ही होगा। विरोध तो किसी भी एंगल से हो सकता है। आज के साइबर प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, एक भी अगर आवाज यूक्रेन के जो बाशिंदे हैं उनकी आई हो? रशिया के खिलाफ इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, बाकी जगह डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन में नहीं, तो कहीं ना कहीं जो वो देश के बाशिंदे हैं वो ये जानते हैं कि ये लड़ाई उनके अस्तित्व की है, ये लड़ाई उनके जीवन को बिल्कुल मोड़ दे देगी। और जनरल चतुर्वेदी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर रूस ये सोच रहा है कि भैया बैठ के दूर से रिमोट कंट्रोल करेगा, वो शायद पॉसिबल नहीं है। और ये बात बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है या जो रिकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उनको वो वहां लगाएगा। तीसरी चीज ये है, देखिए, आप आज आईसीजे ने बोल दिया है कि रशिया एक
उस पर ब्लेम लगाया गया है कि उसको वॉर क्राइम का जिम्मेदार माना गया है। अरे आप मुझे बताइए कि भाई मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा? आप किसकी शिकायत किसको करेंगे? यूएनओ केवल आजकल रह गया है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, वहां तो फोर्सेस डिप्लॉय हो सकती हैं, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? वीटो पावर की परिभाषा को बदलना चाहिए, ऐसे तो कभी कोई देश किसी पे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो भाई आप मुझे बताइए, आज हम 1761 वाली लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। अब कहाँ है वो विश्व समुदाय, कहाँ है वो इस तरह के? तो भाई देखिए, अगर अमेरिका अपना फायदा देख रहा है तो यस, अमेरिका के विरोध में ठीक है। इस सवाल का जवाब मैं जल्दी से संजीव श्रीवास्तव जी आपसे लेना चाहूंगी, इसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा। संजीव जी, जिस यूएन की बात बार बार कही जाती है, जिस मकसद के साथ उन्हें बनाया गया था, जो सवाल विनोद दत्ता साहब खड़े करते हुए कि अब कहाँ है वो लोग जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? जी बिल्कुल, दत्ता साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। यूनाइटेड नेशंस एक बार फिर से इस संदर्भ में भी विफल साबित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनाइटेड को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका वो नहीं निभा पा रहा है, तो जाहिर है उसके पीछे जो लिमिटेशंस हैं, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें जिस तरीके के प्रावधान है, वीटो पावर का जो प्रावधान है या अन्य जो प्रावधान है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी वजह से लगातार यूनाइटेड नेशंस को अपने कार्यों को करने में बाधा आती है। इसी वजह से लगातार यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स की बात कही जाती है। यूनाइटेड नेशंस 20वीं सदी के मध्य में बना था, 1945 में अस्तित्व में आया था, और आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं। जाहिर है कि वो उस समय का स्ट्रक्चर है और वर्तमान समय की जो परिस्थितियां कुछ अन्य हैं, तो ऐसे में इसके रिफॉर्म्स की बेहद आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशंस तब तक अपनी भूमिका को नहीं निभा सकता जब तक इसके अंदर रिफॉर्म नहीं किया जाता, जब तक इसमें अन्य राष्ट्रों को, भारत जैसे राष्ट्र, जापान और जर्मनी जैसे राष्ट्रों को, ब्राजील जैसे राष्ट्रों को इसमें उचित स्थान नहीं दिया जाता। पूरे यूएन के स्ट्रक्चर में गंभीर जो है सुधार की आवश्यकता है, तभी जाकर के यूनाइटेड नेशंस अपनी भूमिका निभा सकता है। लेकिन समस्या यही है कि यूनाइटेड नेशंस के पास एक ये भी, जैसा कि हम पिछले डिस्कशन में इस बात को हमने इस पर चर्चा भी की थी, कि इसके पास अपनी कोई इन्फोर्सिंग जो बॉडी नहीं है। पीस कीपिंग फोर्सेस अवश्य हैं, लेकिन पीस कीपिंग फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के पीछे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो राजनीति आ जाती है, जो उसके स्ट्रक्चर्स की सीमाएं आ जाती हैं, वीटो पावर के का जो दुरुपयोग होता है, उसकी वजह से जो महाशक्तियों के इन्वॉल्वमेंट का जहाँ कहीं होता है, वहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना बेहद दुष्कर साबित होता है। और ये तो युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं, कि ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। यूक्रेन आज इस तरीके की विभीषिका से जूझ रहा है, और ये अफ्रीका के देशों का युद्ध नहीं है, ये महाशक्तियों के बीच का युद्ध है। सर्वोपरि साबित करने के चक्कर में यहाँ मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचता हुआ, बड़ी संख्या में मासूम लोगों की जान जाती हुई, और जब तक इस बात का एहसास होगा तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। माथुर साहब, अब जरा मुझे ये समझाए कि रशिया 22 दिनों से लगातार यूक्रेन के साथ ये जंग लड़ रहा है, ऐसे में क्या पुतिन की तरफ से कहीं ना कहीं गलती हो गई? क्या मामले को समझ नहीं पाया, या ये उसकी स्ट्रेटेजी मानी जाए? जानबूझकर एक एक कदम फूक फूक कर वो रख रहा है, और उसे पता है कि ये युद्ध कब अंत होगा, कैसे अंत होगा, सब कुछ उसकी प्लानिंग के तहत ही हो रहा है, ये समझा जाए। देखो शिल्पा, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि जो रूस के जो प्लानर्स हैं, वो उन्होंने जिस प्रकार से ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया है, आप उसको गहराई से देखने का प्रयास करें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो युद्ध है, ये 3 फ्रंट्स पे लगातार साइमल्टेनियसली लड़ा जा रहा है। हाँ। ये बात दोबारा बताऊंगा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। पहला फ्रंट है आपका मीडिया वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दूसरा फ्रंट है इकोनॉमिक वॉरफेयर, और तीसरा फ्रंट है ग्राउंड वॉरफेयर। तो आपको मैं बता दूं कि जो मीडिया वॉरफेयर है, जितनी भी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जितनी भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो लगभग एक तरफा है, लगभग, क्योंकि पहले 20 दिन तो रूस ने कोई भी चीज जारी नहीं करी। अब उन्होंने 2-3 निकालने शुरू किए हैं, 2-3। तो मेरा मानना यह है कि पहली प्रकार की वॉरफेयर में वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूएसए और नाटो और ये लोग पूरी तरह से जीत चुके हैं, ये बात आप समझे। दूसरा जो फ्रंट मैंने बताया, इकोनॉमिक वॉरफेयर। इकोनॉमिक वॉरफेयर जो कर रहे हैं, ये दुधारी तलवार है। जितना असर इस इकोनॉमिक वॉरफेयर का रूस पे हो रहा है फिलहाल,
उससे ज्यादा असर इसका यूरोप में हो रहा है, और उससे और ज्यादा असर इसका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो रहा है, उन इकोनॉमीज में हो रहा है जो कि छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं। आप देखिए हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, बाजार धराशायी हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। इसका दूसरी बात, और जो तीसरी बात है ग्राउंड वॉरफेयर। अब हम ग्राउंड वॉरफेयर पे आते हैं, और ग्राउंड वॉरफेयर में मेरे हिसाब से थोड़े बहुत टैक्टिकल रिवर्सेस को छोड़ करके ये रूस एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है। मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि हमला करना यूक्रेन पर यह एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो सकता है, लेकिन जो हमला करने के बाद जिस प्रकार से उसने अपना काम चलाया है, जिस प्रकार से उसने समुद्री मार्ग से यूक्रेन को काट दिया है, उसको एक लैंडलॉक्ड कंट्री बना दिया है, जिस प्रकार से उसने ईस्टर्न इलाक पूर्वी क्षेत्रों में कब्जा कर लिया है, उत्तरी क्षेत्रों में उसने अपना दबदबा बना लिया है, कीव को चारों तरफ से घेर लिया है, तो मेरा मानना है कि उन्होंने अपने काफी से ज्यादा एम्स जो है इसमें अचीव कर लिए हैं। तो रूस को कम आंकना, मैंने पहले भी कहा था, एक बड़ी भारी गलती होगी। ये बात आप समझ लें। रूस ही डिसाइड करेगा कि इसका अंत क्यों होगा। एक मिनट चल एक मिनट ये होगा। और ये जो नाटो और ये लोग अमेरिका, ये लोग बार बार ये दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्कटिक में, बाल्टिक में कुछ और कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है ना, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हैं, जिसमें कि आप एकदम से आकर के ऐसे ऑफेंसिव और असर्टिव एक्शंस करते हो जो शायद उसके रूस के ऊपर दबाव डाल सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस के ऊपर दबाव पड़ने वाला इन चीजों से है नहीं। पुतिन को अगर आप समझ पा रहे हैं, और वो अपना उद्देश्य पालेंगे। मिलिट्री एम उन्होंने लगभग पा लिया है, और पॉलिटिकल एम पाने में बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि ये लड़ाई जब तक उसी समय तक यूक्रेन के पक्ष में जाएगी जब तक यूक्रेन की जनता उसके साथ है। और वो दिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दूर है जब लोग त्रस्त हो जाएंगे, और वहीं के लोग कहेंगे कि हमें किसी और की वजह से, जब उनके लोग, जब हमें समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है शिल्पा कि ये यूएस की चाल है, तो वो भी समझेंगे कि यूएस की चाल है, और आपको उन्होंने हमें मोहरा भी नहीं, प्यादा बना करके उन्होंने हमें मरने को छोड़ दिया है। ये जो अब आप देखो, चाहे वो रूस का नुकसान हो रहा है टैंक का, चाहे हमारा जो यूक्रेन का हो रहा है, लेकिन नुकसान तो फिजिकली यूक्रेन में हो रहा है, और जो यूक्रेन का मेन जनता से ज्यादा ये बात समझ में आनी चाहिए जेलेंस्की की। इकोनॉमी त्वरित फैसला लिया जा सकता है और इस युद्ध को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, थामा जा सकता है। चतुर्वेदी जी, लेकिन आपको लग रहा है 22 दिन तो बीत चुके हैं, अभी और कितने दिन चाहिए यूक्रेन को ये समझने के लिए कि अमेरिका ने, नाटो ने उनके साथ क्या गेम खेला? देखिए, अब यूक्रेन को समझ में आने लगा है कि जैसे पहली चीज जेलेंस्की ने बोला है कि हमें समझ में आ गया कि नेटो की हमें सदस्यता नहीं हो सकती है, तो वो एक चीज तो वो रास्ते पे आ गए हैं। दूसरा, जो वो जिन शर्तों पे चाहते हैं कि भाई ये पहले युद्ध विराम करो, फौजें वापस जाएं और तब हम बातचीत करेंगे, वो तो होगा ही नहीं, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ। अमेरिका जो ये वॉर क्राइम वगैरह की बात कर रहा है, हाँ। वो एकदम गलत है, डबल टंग है, डबल स्पीक है, क्योंकि उनके अपने वॉर क्राइम, किसने गुंटानाबो के बारे में बात की, कब किसने अबू गारिब के बारे में बात की। जब करते हैं तो वो तुम खून करो तो हम करें तो कुछ नहीं, दूसरा करे तो खून। तो ये चीज ध्यान। अच्छा, जहां तक नुकसान है, रशिया का जो ये प्लान है, आज एक मैं इंटरव्यू देख रहा था स्पुतनिक के चीफ एडिटर का, एंटन असिमोव। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा 2-3 चीजें। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये समझना चाहिए कि अगर आप इकोनॉमिक सैंक्शन हम पे लगा रहे हो, तो रशिया सबसे बड़ा देश यूरोप में है, तो रशिया के ऊपर अगर आप लगा रहे हो तो लोगों से जो रशिया को मिलता है उनको भी तो नुकसान हो रहा है, उनका सामान जो रशिया में आता है वो भी तो नहीं आएगा। हाँ। तो इसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होगा, यूरोप को सबसे बड़ा नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज उन्होंने बोली कि अगर हम चाहें कि हम इन पे कब्जा कर ले तो हम बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन हम वहां के लोगों को नुकसान कम से कम पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम धीमे धीमे जा रहे हैं। और जिस तरह से अनुज जी ने बिल्कुल सही बोला कि उनका एक टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्लान है कि उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, उनके सारी सप्लाई बंद कर दी, हॉस्टोमेल और जितने भी उनकी एयरफील्ड्स थी सारों को डिस्ट्रॉय कर दिया, लिविव डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां से सामान उनके आ रहा था वेस्ट से वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्रेनिंग सेंटर नॉर्थ से नहीं आ सकता, ईस्ट से नहीं आ सकता, साउथ से नहीं आ सकता, मरियोपोल होने की वजह से सी ऑफ अजोव से भी नहीं आ सकता। तो वो जो है उन्होंने इस तरह से उनका एक अपना प्लान चल रहा है, और इसमें मेरे ख्याल में जो बातचीत है
अभी क्या हो, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से अब शुरू हो करके अब धीमे धीमे एक तो ये मान गए हैं कि, लेकिन इसमें रोल डूबियस है वो अमेरिका का है। वो ज़ेलेंस्की को पानी पे चढ़ाए जा रहे हैं, पानी पे चढ़ाए जा रहे हैं। हाँ। और जब तक यूक्रेन की जनता इन बोलेगी भाई दिस इज मच एंड नॉट एनी मोर, तब जा करके बात बनेगी। क्योंकि ज़ेलेंस्की को अभी भी एक सहायता मिल रही है और इसमें बातचीत से ही बात सुलझेगी। लेकिन बातचीत तब शुरू होगी जबकि अमेरिका इसमें इंटरफेयर करना बंद करेगा, तब तक नहीं तो नहीं हो सकता इसमें। ये मेरा और अमेरिका इंटरफेयर करना बंद करेगा नहीं, क्यों दत्ता साहब? और जब तक करेगा नहीं तब तक ये युद्ध थमेगा नहीं। भाई अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है। हाँ। जैसा जनरल माथुर साहब ने कहा, अभी जनरल चतुर्वेदी ने भी कहा, बिल्कुल हाँ। वजह फरमाया कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है। और देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई देयर आर नो फ्रेंड्स। आप अगर कोल्ड वॉर एरा देखें तो अमेरिका ने चीन की मदद ली थी सोवियत संघ का विघटन करने के लिए। आज रूस ने चीन की मदद ली है अमेरिका को खत्म करने के लिए। और अमेरिका का डाउनफॉल तो शुरू हो चुका है। आप आज अमेरिका वर्चस्व नहीं रहा जो पहले किसी जमाने में हुआ करता था। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो दोबारा रीडिफाइन हो रहा है। और अमेरिका ये चाहता है कि भाई जितना वो तिजारत कर सके इसमें, और वो करना चाहता है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे अपनी उसने पैठ बनानी शुरू कर दी है। और जनरल चतुर्वेदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई उसको सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये यकीनन है, देखिए आप क्राइमिया वॉर जो हुआ था उसमें भी जो रूस की जो जीडीपी थी वो करीब 5% गिर गई थी। तो अब तो ये युद्ध करीब 22 दिन चल गया है। और देखिए जिस तरह से आप, रही बात इसकी कि भाई जो रूस का ये कहना कि साहब हम लोगों को नहीं मार रहे, आपने पूरा देश तबाह कर दिया, उनके घर उजड़ गए। हाँ। लोग बिल्कुल दरबदर हो गए। तो क्या आप सोचते हैं क्या वो रूस का समर्थन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब हाँ। ये है कि रूस कितनी भी जाती करे, हाँ। कितना भी वो ये करे कि साहब हम तो बड़े दूर से, भाई आप कोई फूल थोड़े ही बरसा रहे हैं उन मिसाइल से। आप लोगों के घर तबाह कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। वहाँ ट्रैफिकिंग के केस हो गए हैं, वहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। बगल वाले देश भी उतना नहीं कर रहे हैं। भाई सन 71 की लड़ाई में क्या हुआ? जब इतने शरणार्थी आए बांग्लादेश से, श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर सुपर पावर पे गुहार लगाई और किसी ने हमारी नहीं सुनी, क्योंकि गुरबत में कोई नहीं सुनता। हाँ। और तब श्रीमती गांधी ने, हाँ। जनरल मानेकशॉ चीफ हुआ करते तब उनको बुलाया था, हाँ। कि हमें अब युद्ध करना चाहिए। क्योंकि हम खुद ही इतने थे। सन 65 की लड़ाई के बाद मुझे याद है मेरे फादर उस लड़ाई में थे, हिस्सा थे। तो वो ये बताते हैं कि सोमवार के दिन हर लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था, इतना अकाल पड़ा था कि हर आदमी, हर संभ्रांत परिवार का आदमी एक दिन व्रत रखेगा जिससे एक वक्त की रोटी लोगों को मिल जाए। तो जब हमारे पास खाने को नहीं था, इतने शरणार्थी ईस्ट पाकिस्तान से आ गए हमारे पास और किसी ने हमारी नहीं सुनी। श्रीमती गांधी ने भी पूरे स्टेप्स लिए, सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स पे वो किया, हर देश में जाके उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन गुरबत में कोई नहीं सुनता। तो जब ये एक्शन लिया तो भारत ने भी एक तरह का, पर यह है कि भारत की सोच अलग है, भारत का नजरिया अलग है। भारत चाहता था वो, भाई देखिए अभिन्न हिस्सा था, किसी जमाने में हाँ। कर सकता था, लेकिन हाँ। 13वें दिन 16 दिसंबर को भारत एकदम अलग हो गया। उसने सबसे पहले मान्यता दी हाँ। और एक नए राष्ट्र का सृजन हुआ। तो हम लोगों की सोच अलग है यहाँ तो, क्योंकि सुपर पावर सोच अलग है, संस्कार अलग है, हम लोगों की मंशा अलग है। चलिए ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी, जिस शरणार्थी संकट का जिक्र यहाँ पर विनोद दत्ता साहब करते दिखाई दिए हैं, वाकई में बहुत बड़ी समस्या और ये बहुत बड़ी चुनौती इस समय यूरोप के सामने। कैसे इस चुनौती से पार पा पाएगा और तमाम शरणार्थी, उनके दर्द को कैसे समझा जा सकेगा? उनका क्या होगा सर, क्या भविष्य है उनका? देखिए भविष्य बेहद अंधकारमय है। और जैसा कि दत्ता साहब ने बिल्कुल सही रेफरेंस दिया कि हमारे देश के पड़ोस में भी ये समस्या आई थी और भारत ने इसे रिस्पॉन्ड करते हुए, श्रीमती गांधी ने उसमें इसे रिस्पॉन्ड करते हुए जो भी बेस्ट हो सकता था वो किया था। और जाहिर है कि हमारा जो नज़रिया होता है इन शरणार्थियों के प्रति, जो हमने किया है वो एक अलग नज़रिए से हम सोचते हैं। एक वसुधैव कुटुंबकम की भी भावना रहती है, मानवीय मदद की भावना रहती है।
लेकिन ये जो आप यूक्रेन में आपने देखा जो स्थितियां बन रही हैं, यूनाइटेड नेशंस की फिगर्स के मुताबिक ये संख्या 2 मिलियन से भी ज्यादा की हो सकती है, 20 लाख लोगों से भी ज्यादा की संख्या हो सकती है। और ये लोग जो है नेबरिंग स्टेट्स में पलायित हो रहे हैं। पोलैंड में सबसे ज्यादा लोग गए हैं, अन्य राष्ट्रों में भी गए हैं। और जो पोलैंड है, जो अन्य जो राष्ट्र हैं वो नेटो की टेरिटरीज हैं, उनको अपने आप को हाई अलर्ट मोड में भी रखना है। किसी भी तरीके से रशिया का एग्रेशन इनकी तरफ ना आने पाए, उसको भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ इन शरणार्थियों को भी उनका भी केयर करना है, उनकी भी देखभाल करनी है। और जहां तक शरणार्थियों के अपने जीवन की बात है, तो आपने कहा जैसा बताया कि उनका जीवन तबाह और बर्बाद हो रहा है। मीडिया वॉरफेयर जरूर हो सकता है, लेकिन ये वन साइडेड सारी चीजें नहीं है। वास्तविक रूप से मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ के लोगों में भारी तबाही और बर्बादी हुई है और भारी लोग जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जो मास ग्रेव की तस्वीरें आ रही हैं, लोग बॉम्ब से बचने के लिए अपने परिजनों को ठीक तरीके से उनका जो है ठीक तरीके से उनका बरियल भी नहीं कर पा रहे हैं और उनको एक जगह ही सभी जो है मास ग्रेव बना वगैरह के वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें वन साइडेड नहीं कही जा सकती। ये तस्वीरें वहां पे अगर आ रही हैं तो वहां पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा का पार्ट नहीं हो सकता। मैं इसे ये मानने को तैयार नहीं हूँ। यूक्रेन की जो समस्या है ये मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है, इसको अन्य तरीके से डील किया जा सकता था। मैं रशिया के कंसर्न्स को समझता हूँ। रशिया मेरा मित्र राष्ट्र रहा है, भारत का मित्र राष्ट्र रहा है। और रशिया से आज भी हम भी बहुत ही गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। 60% तक अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स आज भी हम रशिया से लेते हैं। हमारा स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनर है। भारत के जनमानस में रशिया के लिए प्यार है, सम्मान है और जाहिर है कि भारत का जनमानस रशिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसका आशय ये नहीं हो सकता कि रशिया के इस एक्शन को जस्टिफाई किया जाए, कम से कम मैं क्योंकि वहां पे जो तबाही और बर्बादी दिख रही है, जिस तरीके से लोग पलायित हो रहे हैं, जितने लोग मारे गए हैं, रशियन फोर्सेस भी, रशियन के सोल्जर्स ने भी अपनी शहादत, के सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स की शहादत होती है, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का हो। तो जाहिर है कि मेरा मानना है इससे बचा जा सकता था और एक कंस्ट्रक्टिव तरीका अपनाया सकता था, बातचीत करके ये समस्या जैसे किसी नए अलायंस को क्रिएट करने के बारे में विचार कर सकता था। मेरा ऐसा मानना है। शिल्पा जी, एक मिनट मुझे दीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे। यूक्रेन में जो उनको सफलताएं मिल रही हैं, उस सफलता के बाद उनकी मंशा और बढ़ेगी और वो अन्य राष्ट्रों की तरफ भी बढ़ेंगे। जो भी पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक्स रहे हैं, जो कि अब कई नाटो के पार्ट बन चुके हैं, उनकी तरफ भी आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वर्षों में वो कदम उठाएंगे और इसी तरह के जो अस्थिर स्थितियां हैं वहां भी वो पैदा कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना दिखाई देती है। और इसी तरीके के एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हुए चाइना भी ताइवान की तरफ बढ़ सकता है। ताइवान के ऊपर इस तरीके के ऑपरेशंस की संभावनाएं अब बहुत बढ़ गई हैं। इस बात को हमें गंभीरता से समझना होगा। भारत के ऊपर भी चाइना की कुदृष्टि रहती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को, जिसको कि चाइना सदर्न तिब्बत वगैरह का नाम दिया करता है, अन्य जो टेरिटोरियल जो क्लेम्स है चाइना के, चाहे साउथ चाइना के हो, चाहे सेंकाकू आइलैंड जापान के हो, हर जगह स्थितियां ऐसी विकट हो सकती हैं। एक विश्व युद्ध की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इससे हमें सावधान रहना होगा। ऐसी स्थितियां पैदा न होने पाए। महाशक्तियों के बीच में विश्वास का जो संकट है कि गहराई न, ठीक है। और ऐसे में सर इस संकट के बीच इस दुनिया को बचाया जा सकता है, तभी जाकर इस दुनिया को बचाया जा सकता है। और ऐसे में इस संकट के बीच हिंदुस्तान का अब इन 22 दिनों के बाद किस तरह का रोल रहना चाहिए? माथुर साहब, आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी, साथ ही फाइनल कमेंट भी दीजिएगा सर। क्या लग रहा है जाते जाते, और क्या हिंदुस्तान अब कर सकता है, क्या उसका रोल आगे हो सकता है? देखिए, देखिए शिल्पा, भारतवर्ष ने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से अपना रोल बिल्कुल अपने स्टैंड पे स्टिक हुए हैं। और वो एक बिल्कुल बैलेंस्ड, कैलकुलेटेड, बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस उन्होंने लिया है और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हमारी रही है। और हमने हर बार यही कहा है, चाहे हमने वोट दिया या नहीं दिया, हर बार यही कहा है कि इसका मसले का हल बातचीत है और बातचीत के अलावा इस मसले का कोई और हल नहीं है। तो ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ये मानना हमको पड़ेगा कि हमें अपना न्यूट्रल स्टांस बनाए रखना चाहिए। अमेरिका दबाव डाल रहा है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि क्वाड के मेंबर की तरह आप ये करिए, उसकी तरह आप वो करिए। किसी प्रकार से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हमारे पास एक बहुत बैलेंस्ड और बहुत
सुलझी हुई लीडरशिप है, और ये लीडरशिप इस बात का यकीन करेगी कि हम किसी के दबाव में नहीं आए, और जो हमारे हित में है, हमारे देश के हित में है, हम वो कार्रवाई कर रहे हैं और वो स्टांस हम अपना बनाए रखें हमेशा के लिए। आज देखिए आईसीजे में हमारे जज ने इनके खिलाफ वोट किया। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि जो जज होता है वो किसी देश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो जज होता है, पंच परमेश्वर। लेकिन बात ये है कि जब हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई गलत है तो गलत है, और ये बात हम हमेशा कहते आ रहे हैं, लेकिन हम रूस के खिलाफ भी नहीं है, ये बात भी हमको समझनी पड़ेगी। हम ये मानते हैं कि रशिया के कंसर्न्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब दूसरी बात मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि जो हमारे लेसन्स इंपॉर्टेंट इसमें से निकल के आ रहे हैं। सबसे जबरदस्त जो लेसन इसके लिए हमारे देश के लिए आया है वो ये है कि कोई दुनिया में किसी का साथ हमेशा नहीं देता, और इसलिए हमें यकीन करना पड़ेगा कि हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हों। ये बात, और ये मेरी, आपकी और यहां बैठे हुए सब लोगों की और इस देश के हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यकीन करें कि हम किसी ना किसी तरीके से अपनी पूर्ण आत्मनिर्भरता इसमें हासिल करें। रूस इतनी दादागिरी क्यों कर पा रहा है? वो इसीलिए कर पा रहा है कि वो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, एवरी पॉसिबल वे आत्मनिर्भर है। इसलिए वो जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। उन्होंने किया, जॉर्जिया में किया, क्रीमिया में किया, और अब यहाँ कर रहा है। तो ये बात हमें समझने की बहुत जरूरी है। लगा लीजिए, उसका तोड़ भी उसके पास है, और यही वजह है कि वो किसी की नहीं सुन रहा है। AK चतुर्वेदी साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, क्या होने वाला है सर? कब खत्म होगा ये युद्ध? मेरा मानना ये है कि ये लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट खत्म नहीं होंगे। रशिया के इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना ही पड़ेगा। तो जो अमेरिका जो दादागिरी से कर रहा है उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपने गौर किया होगा, सऊदी अरेबिया ने UN के बेसिस पे रशिया से ट्रेड करना शुरू कर दिया है। कल को अगर इंडिया भी रूबल एक्सचेंज में काम करेगा तो जो डॉलर का जो है नुकसान होगा, अमेरिका को उसका नुकसान होने वाला है। तो अमेरिका को समझना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कहना कि हम एक वॉर्सो पैक्ट जैसा बन सकते थे, उसके जितने वॉर्सो पैक्ट के सदस्य थे वो तो सब अब नेटो के सदस्य हो गए हैं। यहां तक कि बाल्टिक रिपब्लिक भी उनके साथ हैं। तो अब उसके साथ वो कोई बातचीत 8 साल से रशिया कोशिश कर रहा है कि बातचीत हो। जब से क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ है, जब से डॉनबास में लड़ाई शुरू हुई है विरोधियों की, लेकिन पिछले 8 साल में यूक्रेन और वेस्ट ने उसमें कोई तवज्जो नहीं दी। तो इसलिए बातचीत अब जो है बातचीत करने की जरूरत है। और जहां तक इसमें यह है, जो आईसीजे का जो बहुत अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो ये जाएगा यूएनएससी में, वहां वीटो हो जाएगा। तीसरी चीज, जो एनर्जी की वो बात कर रहे हैं कि इंडिया को साथ देना चाहिए, तो वो क्यों नहीं पोलैंड को मना कर रहा है कि वो गैस लेना से बंद कर दे? क्यों नहीं जर्मनी को कह रहा है कि वो गैस लेना बंद कर दे? क्यों नहीं स्लोवाकिया को बोल रहा है कि गैस? तो वो सब अपना गैस लेते रहे, लेकिन इंडिया उनके साथ आ जाए। क्यों आ जाए भाई? ऐसा क्या तुम हमको देने जा रहे हो जो इसके लिए हम तुम्हारे साथ आ जाए? 65 में तुमने हमारा साथ नहीं दिया, 71 में तुमने हमारा साथ नहीं दिया, कारगिल में तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तो आप, अगर अमेरिका अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट पे ही काम करते रहना चाहिए। इंडिया को बिल्कुल विल्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अमेरिका जिस तरह से अपनी साजिश में तमाम चीजों को फंसाता है, इंडिया को इससे सतर्क रहना चाहिए, और इंडिया है भी। चलिए विनोद दत्ता साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैं श्रीवास्तव साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था। हाँ। कि भारत को अब सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं, जिस तरह का परिदृश्य देखा जा रहा है, आप देखिए अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान में तालिबान बिल्कुल जंगल राज है। यूक्रेन का आप उदाहरण लीजिए, तो वो दिन दूर नहीं है जब चीन भी इस तरह की कोई हरकत कर सकता है, चाहे वो ताइवान में, चाहे अपना अरुणाचल में, जिसे वो साउथ तिब्बत कहता है। ईस्टर्न लद्दाख में उसकी नजर है। पाकिस्तान उसका वेसल स्टेट बन चुका है। तो बिल्कुल अब हमारा जो दुश्मन है वो पाकिस्तान ज्यादा नहीं है, चीन है, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन की एक कॉलोनी बन चुका है। तो हमें ये सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा कि अब 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी, अब पाकिस्तान को धमकी दे दी गई है। हमारे कान एकदम खड़े होने चाहिए
और सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन को वहां से रिपल्स करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर लापरवाही हटी तो कभी भी चाइना दुर्घटना को घटा सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और चीन, हाँ, और आपने चाइना के जिस रोल का जिक्र किया, शुरुआत से ही, पहले दिन से ही तमाम डिबेट्स में अनुज माथुर साहब बार बार उस चीज का जिक्र करते हैं। माथुर साहब, जाते जाते एक बार फिर से मैं चाहूंगी आप जरा दर्शकों को समझाएं कि चाइना इस पूरे खेल के पीछे किस मंशा के साथ खेल रहा है, कहां उसका टारगेट है, कहां उसका निशाना है सर? बिल्कुल टारगेट शिल्पा, चाइना का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, स्टेटेड एम है कि 2050 तक वो सोल सुपर पावर बनना चाहते हैं। उन्होंने एप्रिसिएशन किया हुआ है कि उनके सोल सुपर पावर बनने के उसमें रास्ते में कौन कौन से रोड़े आ सकते हैं। रोड़े हैं यूएसए, इंडिया, रशिया। तो वो कोई भी ये तमाम जो हरकत हो रही है इसमें उसका जो मास्टरमाइंड है वो वहां से काम कर रहा है। रूस की ताकत कम हो रही है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट से साउथ चाइना सी से पुल हो रहा है और तमाम जगह उसको डरा रहा है। और उसके अलावा जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर था, वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को भी उसने इस हरकत से की वजह से रिलेट करेगा। और वो रूल तोड़ करके, जैसा गत्ता साहब ने और चतुर्वेदी साहब ने कहा, वो भी इस प्रकार रूल तोड़ करके अपना काम उल्लू सीधा कर सकता है। तो ये बात आप मान लें कि इस पूरे खेल में आपस में लड़वाकर बंदर फायदा उठाना चाहता है, और दो बिल्लियां यानी कि दो सुपर पावर कंट्रीज जब आपस में उलझेगी तो सीधे सीधे उसका फायदा चाइना को होगा। वो सुपर पावर की तरह इमर्ज होगा। अब आप शिल्पा एक सेकंड और दें मेरे को शिल्पा, कार्यकलाप क्रिया कर देखें। आज चीन ने कहा है कि वो यूक्रेन को मदद करेगा मॉनेटरीली, हर तरह से, क्योंकि उसने रूस को फंसाया। रूस को जितना वीकन करना था, जितने लगवाने थे वो लग गए। अब वो कहता है कि मैं तो न्यूट्रल हूं और मेरे को आप मत करो। तो ये तो तमाम चालें हैं उनकी, और उनका बिल्कुल ध्येय बिल्कुल साफ है और उस ध्येय पे वो बिल्कुल मेंटेन्ड है, और उसी लिए वो तमाम हरकत कर रहे हैं। और ऊपर से चाइना हमारा पड़ोसी देश, ऐसे में अपने पड़ोसी से सतर्क रहना होगा, हर हाल में सतर्क रहना होगा। ना जाने कब कहां कैसे धोखे से वो वार करते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल, देखिए, पहले तो ये मैं कहूंगा कि भारत का जो पूरा इस समय स्टैंड है वो बेहद संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है। भारत ने एक्सटेंशन का जो निर्णय लिया, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन जारी किया, उसको भी आप देखें तो भारत ने उसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि भारत प्रिंसिपल्स का सम्मान करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान देखना चाहता है, राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान देखना चाहता है। डिप्लोमेटिक पाथ को यदि छोड़ा गया है, हिंसा का रास्ता अपनाया गया है, तो ये गलत है और संवाद ही इसका समाधान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल उचित है और इसी स्टैंड पर भारत को बने रहना चाहिए। जैसा कि दत्ता साहब ने कहा, उनकी बात को बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि भारत को बहुत सावधान रहने की मैं फिर से कहूंगा कि जरूरत है, क्योंकि ये जो वैश्विक समीकरण है बदल रहे हैं। वॉर्सो पैक्ट नहीं हो सकता, ये सच है, लेकिन नए तरीके के अलायंसेस और पार्टनरशिप हो सकते हैं। चाइना और रशिया के बीच में किसी तरीके का अलायंस भी हो सकता है। अन्य जो ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र भी नए तरीके के वैश्विक समीकरण बन सकते हैं। और ऐसे इस तरीके के समीकरण बनने की जो संभावनाएं हैं वो रशिया के सामने खुली हुई हैं और आगे भी रहेंगी। रशिया उसका रास्ता अपना सकता था, रशिया ने वो रास्ता नहीं अपनाया है और रशिया ने एक एग्रेशन का रास्ता अपनाया है जो कि गलत है। और इस तरीके से रास्ता जो अगर राष्ट्र अपनाते हैं तो ये पूरे विश्व की जो व्यवस्था है, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज का हल हो ही नहीं सकता, हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए ही संभव है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 22 दिन हो चुके हैं इस जंग को चलते हुए। अभी कितने दिन और जंग चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के हाथ में है, रशिया के हाथ में है। यूक्रेन ने कह तो दिया है कि वो नाटो का सदस्य अब नहीं बनना चाहता है, लेकिन लिखित में चाहता है रशिया। लिखित में कब मिलेगा, कब नेगोशिएटिंग टेबल पर एक बार फिर से दोनों देश बैठेंगे, क्या कुछ होगा, सभी की नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।